नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और एग्जाम प्रेप जोन के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं जुड़ा हूं आपसे चर्चा करने के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है। पीएम मोदी ने अभी इसके बारे में बात की। अभी जो उनका जो मध्य प्रदेश में रैली हो रहा था, जो उन्होंने अभी संबोधित किया था अपने जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको, तो उस समय उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया कि देश में अब इस कंट्री में इस चीज का बहुत ज्यादा नीड हो गया है। और पीएम मोदी ने कहा कि जो सेम राइट फॉर ऑल द सिटीजन्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया है। और उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को भी अर्ज किया कि वो पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनको भड़काने का काम कर रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान दे। अभी कुछ दिन पहले का अगर हम लोग बात करें तो 22nd लॉ कमीशन का भी जो है इससे ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर उन्होंने अभी सजेशन मांगा है कि जो भी पब्लिक है या जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अपना जो भी राय है वो दे सकते हैं। इसके बारे में भी बहुत ज्यादा बातें चल रही है देश में। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, वो देश में रह रहे हर एक नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अभी तक हमारे देश में एक समान कानून नहीं था? तो नहीं। ऐसा है कि जो क्रिमिनल जैसे केसेस हैं, अगर हम लोग क्रिमिनल केसेस का बात करें, जो क्रिमिनल लॉज है ना हमारे देश में, वो सबके लिए एक समान है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सिविल लॉज के बारे में बात करें, सिविल लॉज के बारे में, तो वो आज भी हमारे देश में सबके लिए एक समान नहीं है। अब सिविल लॉज में जैसे कि अगर मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया, अगर किसी बच्चे को आपको गोद लेना है उससे रिलेटेड बात हो गया, इनहेरिटेंस का बात हो गया, सक्सेशन का बात हो गया, तो आज भी हमारे देश में इसके लिए एक कोई समान, मतलब कि एक समान कोई कानून नहीं है। इसी के लिए एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स बनाने की बात की जा रही है। और ये कोई भी रिलीजन हो, जेंडर हो या कास्ट हो या क्रीड हो, सब रिलीजन सब जेंडर के लिए एक समान लॉज हर एक सेक्टर में बनाने की बात की जा रही है। अगर हम लोग देखें, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो डीपीएसपी के आर्टिकल 4 में डीपीएसपी क्या बोलता है कि सरकार जो है, जो भी जैसे डीपीएसपी आर्टिकल 4 में 44 में ये बात बोलती है कि स्टेट को बोलती है कि स्टेट टू स्ट्राइव टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स, कि स्टेट जो है प्रयास करेगा एक ऐसा कानून बनाने का जो कि हर एक नागरिकों के लिए एक समान होगा, ठीक है। चाहे वो, अब देखिए, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ एंड डिनोमिनेशन, मतलब कि उनका क्या रिलीजियस बिलीफ है या उनका कौन सा कास्ट है, किसी चीज से रिलेटेड, उससे सबसे अलग हट करके, ऊपर उठ करके जो हमारे देश है उससे रिलेटेड कानून बनाएगा। ये हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे अगर हम लोग देखें तो अभी मध्य प्रदेश का रैली हुआ है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि मोदी जी ने अभी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है वहां पर, कि जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जो नागरिक हैं हमारे देश के, अलग अलग, जो उनका विवाहिक हो या संपत्ति विधियों से जो है वो देश की एकता पर हमला है। मतलब कि जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनका जो अलग अलग जो विवाह का समस्या हो, मतलब विवाह का जो बात हो या संपत्ति से रिलेटेड बात हो या एडॉप्शन से रिलेटेड बात हो, तो वो एक तरह से हमारे देश की एकता पर एक हमला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कोर्ट किया और उन्होंने इसे बताया कि एक तरह से ये जो है, जो बार बार जब भी ये कदम उठाया जाता है तो जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं या जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है वो बार बार इसके ऊपर तंज कसने लगता है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने बात किया कि ये जो है वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आगे मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा। आप इसको अच्छे से एक बार सुनिए, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। साथियों, देखिए, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या
फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग तो अभी आपने देखा कि उन्होंने एक घर का एग्जाम्पल लेकर के कहा कि जिस तरह से एक घर में अगर सब कोई अपने मन से काम चल, मतलब कि घर में मान लीजिए अलग अलग फैमिली मेंबर्स हैं, मान लीजिए 5 फैमिली मेंबर हैं, 7 फैमिली मेंबर्स हैं, सबके लिए अलग अलग अगर निर्णय लिया जाए, सबको अलग अलग देख करके, तो क्या वो घर अच्छे से चल पाएगा? वो कभी नहीं चल पाएगा। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन था उसको भी वहां पे कोर्ट किया, और वोट बैंक का जो राजनीति हो रहा है इसके ऊपर भी उन्होंने बात करते हुए बोला है कि इसको देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसका हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून लाना अब एक कंपलसरी हो गया है। ठीक है, अभी अगर हम लोग 22nd लॉ कमीशन का बात करें तो 22nd लॉ कमीशन ने अभी इधर 14 जून को एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। 14 जून का बात है ये, अभी ज्यादा दिन नहीं हो रहा है। 14 जून को एक पब्लिक नोटिस जारी किया था कि उसमें जो भी लोग हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड उनका क्या व्यू पॉइंट है, वो ये लॉ कमीशन को वो ट्वीट कर सकते हैं, इवन वो मेल कर सकते हैं, चाहे वो अपने वेबसाइट पे, मतलब उनके वेबसाइट पे जाकर के लिख सकते हैं अपना जो भी उनका व्यू पॉइंट है, चाहे वो कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनमें ऐड किया गया है, वो भी चाहे तो वो भी अपना लिख सकते हैं, चाहे वो कोई पब्लिक चाहता है तो वो भी लिख सकता है। ठीक है, अब ये अपोजिशन का तो भैया काम ही है कि वो उसको बताए कि गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो 21st लॉ कमीशन था, इसका क्या कहना था इसके ऊपर, जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर यानी समान नागरिक संहिता के ऊपर इनका क्या कहना था? तो इन्होंने कहा था कि अभी जो हम लोग का देश का जो स्टेज है, मतलब अभी का अगर हम लोग बात करें तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अपने 185 पेज के कंसल्टेशन पेपर में उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया था कि जो सेक्युलरिज्म है, यानी जो धर्मनिरपेक्षता है हमारे देश में, वो वुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द प्लूरैलिटी प्रिवेलेंट इन द कंट्री। मतलब जो हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म है, वो जो विभिन्न मतलब जो प्लूरैलिटी है हमारे देश में कि लोग अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग कास्ट को फॉलो करते हैं, तो ये जो विभिन्नतावादी देश है, इसमें जो ये धर्म निरपेक्षता के नाम पर इसको इतना ज्यादा नहीं इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देना है कि यही हम लोग के विभाजन का कारण बन जाए। और जो यूनिफॉर्मिटी का अर्ज है, मतलब कि हम लोग जो चाह रहे हैं कि सबके लिए एक समान कानून बने, यही रीजन ना बन जाए हम लोग का विभाजन का, जो हम लोग का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इसका ही विभाजन का ये कारण ना बन जाए, इस पे ध्यान रखने के लिए उन लोगों ने बोला था। लेकिन उन्होंने ये कम से कम इन बातों पे कुछ ऐसी बातें जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इसके ऊपर उन्होंने भी, मतलब जो 21st लॉ कमीशन था, उन्होंने भी इसके ऊपर यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की है कि हर एक रिलीजन में कम से कम इस दोनों चीज, इन जो मुद्दे हैं, 2 मुद्दे हैं, इसके ऊपर जरूर एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे जो ये केस है, मतलब कि एक केस मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, ये एक मतलब बहुत ही जबरदस्त केस था, जिसके वजह से एक समझिए कि ये ग्राउंड तैयार किया था, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। उससे पहले मतलब कि अंग्रेजों के समय से ही ये मुद्दा चलते आ रहा है, लेकिन अंग्रेज तो आए थे भैया अपना काम निकालने, वो अपना काम निकाले, हमारे देश में जो जैसे था उसको ऐसे ही छोड़ करके चले गए। ये बात है 1932 की, जब सायरा बानो का मोहम्मद अहमद खान से उनका शादी हो जाता है। मोहम्मद अहमद खान कौन है? वो मध्य प्रदेश में जो इंदौर शहर है, वहां पे एक बहुत बड़े लॉयर रहते हैं। ठीक है, दोनों का शादी होता है, बहुत दिन लोग साथ में भी रहते हैं। उससे सायरा बानो से भी उनका लगभग शायद हाँ 5 बच्चे होते हैं, 3 बेटा 2 बेटी। हाँ ठीक है,
5 बच्चे होते हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या करते हैं कि ये जो मोहम्मद अहमद खान है ये दूसरा शादी करते हैं, ठीक है। बहुत दिन तक दोनों पत्नियां साथ में रहती हैं, लेकिन जो 1978 में क्या है कि इन्होंने, जो अहमद खान है वो सायरा बानो को डाइवोर्स दे देते हैं। अब जैसे ही उसको डाइवोर्स देते हैं तो सायरा बानो जो है वहां का जो लोकल कोर्ट है वहां पहुंच जाती है और वहां पे जाकर के एक केस फाइल करती है, किसके अंदर, सेक्शन 125, जो सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसके अंदर में वो वहां पे क्रिमिनल जो ये केस फाइल करती है। अब सेक्शन 125 क्या कहता है? सेक्शन 125 ये कहता है कि कोई भी महिला अगर चाहे वो शादी के दौरान हो या डाइवोर्स हो जाए उसके बाद हो, अगर अपना ध्यान रखने में असक्षम है तो जो उसका रिलेटिव यानी जो पति है उसका, वो उसको मेंटेनेंस देने के लिए लाइबल होगा, वो उसको मेंटेनेंस देगा, ठीक। लेकिन जो मुस्लिम का लॉ है, मतलब मुस्लिम लॉ मतलब जो इस्लाम में उसका एक पर्सनल लॉ है, जो शरीयत एक्ट 1937 का एक्ट है, इस्लामिक लॉ, वो क्या कहता है कि जो डाइवोर्स के बाद, अगर वो डाइवोर्स हो जाता है तो डाइवोर्स के बाद इद्दत पीरियड तक ही वो मेंटेनेंस देने के लिए लाइबल होगा, ठीक है। अब इद्दत पीरियड कितना टाइम का होता है? इद्दत पीरियड जो होता है वो 3 मंथ का होता है। इद्दत पीरियड 3 मंथ का होता है। अगर जो औरत है, जो महिला है, वो अगर प्रेग्नेंट है तो जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती है तब तक के लिए होता है। फिर 1979 में, हाँ एक साल उसी में 1975 में वो 79 में वो पहुंचती है लोकल कोर्ट, और लोकल कोर्ट जो है उसको 25 रुपए पर मंथ जो मेंटेनेंस, एज अ मेंटेनेंस सायरा बानो को देने की बात करता है। फिर 1980s में सायरा बानो पहुंचती है हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट में पहुंचती है और बोलती है भैया कि ये जो 25 रुपया ये बहुत कम है, इसको बढ़ा के 179.8 रुपीज का वो डिमांड करती है, ठीक है, कि इसको इतना रिवाइज किया जाए और इसको इतना मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब क्या होता है कि 1980s में जो खान है, जो अहमद खान है, वो इसके अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, कि जो जो शाहबानो जो है ये अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब क्योंकि उनका शादी दूसरी औरत से हो चुका है तो इसीलिए, और इद्दत पीरियड भी खत्म हो चुका है, तो अब वो उसको मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं है, अब वो उसको मेंटेनेंस नहीं देंगे, ठीक। आगे अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है? सुप्रीम कोर्ट 1985 में, अब केस पहुंचा 1980s में, ठीक, 1980 से लेकर 1985 तक लगभग 5 साल कोर्ट में ये केस चलता है। और उस समय के जो चीफ जस्टिस थे वाईवी चंद्रचूड़ ने, इन्होंने जो डिसीजन रहता है हाई कोर्ट का उसको अपहेल्ड किया, मतलब उसको बनाए रखा, और इवन जो मेंटेनेंस था ना 179.8 का, इसको और बढ़ा दिया। अब उसके पीछे का वक्तव्य क्या दिया उन्होंने कि जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है ये किसी रिलीजन, किसी मजहब और किसी कास्ट को देख करके नहीं बनाया गया था। सेक्शन 125 का जो सीआरपीसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि अगर कोई भी इंसान, जैसे कि किसी पे वो डिपेंडेंट है, चाहे वो उसकी बीवी हो या उसका बच्चा हो या उसके पेरेंट्स हो, ये अपना खुद का जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, अगर अपने देखभाल करने में वो असक्षम है, तो उसका मेंटेनेंस उसका जो क्लोज रिलेटिव या उसका जो हस्बैंड होगा वो उठाएगा। जो डिसीजन है ये एक मोरल एडिक्ट ऑफ लॉ है, और मोरालिटी को हम लोग रिलीजन के साथ क्लब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको अपहेल्ड करते हुए इस डिसीजन को बनाए रखा। अब जैसे ही भैया ये वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट से, पूरा देश में भैया पूरा मचने लगा हाहाकार। अब जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, लगभग जो मतलब मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसका मतलब अपोज करने लगे इस डिसीजन का। अब 1984 में उस समय नया नया कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार बनी थी, राजीव गांधी जी नया नया अभी प्राइम मिनिस्टर बने थे। देखिए शुरुआत में जो कांग्रेस था, जो राजीव गांधी का गवर्नमेंट था, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, लेकिन जो देश में इस तरह का जो हलचल मचने लगा, जो हर जो मतलब कि मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी जो था वो उसका अपोज करने लगा, तो वो बाद में अपना धीरे से इस डिसीजन से अपना हाथ हटा लिया। और 1984 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, 1985 में ये डिसीजन आया, ठीक है, और 1986 में वो एक नया कानून बनाए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का। इसमें इस एक्ट में ये था
कि जो मेंटेनेंस पीरियड होगा वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक के लिए होगा, यानी 3 महीना तक के लिए ही होगा। उसके बाद वो मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं होगा पति। लेकिन अगर कोई मतलब महिला या कोई भी आदमी अगर अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ है, तो वो जो न्यू लॉ में ये था कि जो वुमेन है अगर वो अपना नहीं ये कर सकती है, मेंटेनेंस नहीं देख सकती है, तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होगा कि वो डायरेक्ट करेगा वक्फ बोर्ड को कि जो वुमेन है या जो भी लोग हैं उसको ये मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाए, और जो भी सब्सटेंसेस है वो उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? वक्फ बोर्ड के द्वारा। ठीक है, ये रहा कांग्रेस का उस समय का डिसीजन। फिर से बात आके पहुंच गया वहीं पर, इद्दत पीरियड तक समय के लिए ही मेंटेनेंस अब दिया जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो इस्लाम में कितने तरह का डाइवोर्स होता है, इसको अगर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा तो आगे का जो भी केसेस है इसको आपको समझने में आसानी होगा। अब 4 तरह से डाइवोर्स हो सकता है। एक तो पहला हस्बैंड की तरफ से, या तो वाइफ की तरफ से होगा, या दोनों के आपसी मेल मिलाप से होगा, या जुडिशियल प्रोसेस से होगा। ठीक है, तो ज्यादातर केस इसी तरफ से देखने के लिए मिलता है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। हस्बैंड जो है ये 2 तरह से तलाक दे सकता है इसमें, जिसमें क्या कहते हैं इस्लामिक लॉ में। एक होता है तलाक सुन्नत जो कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ तलाक है, एक होता है तलाक बिद्दत जो कि बाद में नया ऐड किया गया है। ठीक है, तलाक सुन्नत में क्या है, 2 तरह का है, एक है तलाक अहसन, एक है तलाक हसन। ठीक है, तलाक अहसन क्या कहता है कि जो पति है वो अगर मान लीजिए उसको अपनी बीवी को तलाक देना है तो वो एक बार तलाक बोलेगा, मतलब एक बार तलाक बोलेगा और 3 महीना का जो इद्दत पीरियड है उसके तक वो वेट करेगा। अगर इस 3 महीना के अंदर अगर दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है वो अगर रिजॉल्व हो जाता है तो शादी जो वैलिड रहेगा और फिर से दोनों साथ रह सकते हैं। ठीक, दूसरा है तलाक अहसन। इसमें क्या है कि इसमें जो पति है वो 3 बार तलाक बोलेगा, लेकिन एक ही बार में नहीं बोलेगा। पहला फर्स्ट मंथ में, एक बार फर्स्ट मंथ में बोलेगा, दूसरे बार सेकेंड मंथ में बोलेगा, तीसरी बार थर्ड मंथ में बोलेगा। लेकिन जो तीसरा मंथ में वो तलाक बोलेगा उससे पहले, मतलब ये बोला इससे पहले अगर दोनों का डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया तो शादी जो है वैलिड रहेगा और फिर से दोनों मतलब मैरिड रहेंगे, दोनों के बीच में तलाक नहीं होगा। लेकिन ये मेन है यहाँ पर, ये है तलाक बिद्दत, जो कि बाद में इसको इनोवेट करके बाद में इसको ऐड किया गया है। यही है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मुद्दा। इसमें क्या है कि तलाक बिद्दत में लोग कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, फोन करके कभी भी कोई आया बोल दिया 3 बार तलाक 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 और हो गया तलाक। मेन मुद्दा यहीं पे फंसता है कि इसमें क्या है कि देखिए अगर इस दोनों प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको 3 महीने का सोचने का टाइम मिलता है। 3 महीने के अंदर आप तलाक को रिवोक कर सकते हैं और फिर से दोनों आदमी साथ में रह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में कि अगर मान लीजिए इंसान कभी गुस्सा में ही है या दोनों के बीच में मान लीजिए आपस में कोई झंझट हुआ और वो तुरंत उसको तलाक दे दिया, बस वो तलाक हो जाएगा। तो इसी को बार बार चैलेंज किया जाता है। और इवन ये जो तलाक बिद्दत है ना, बहुत सारा ऐसा इस्लामिक कंट्री भी है जिसमें इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। खास जैसे कि अगर इजिप्ट को देखा जाए, सीरिया को देखा जाए, जॉर्डन को देखा जाए, कुवैत को देखा जाए, मलेशिया हो गया, इराक हो गया, तुर्की हो गया, ये सब जगह ये जो है तलाक बिद्दत ये वैलिड नहीं है, इसका मान्यता नहीं दिया जाता है। अब इसी से एक नया केस और निकल के आया, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2016 का केस है। एक सेकंड, ये 2016 का केस है। इसके अंदर भी बहुत गजब का, इसमें क्या हुआ कि सायरा बानो जो है ये 3 मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करती है। सायरा बानो और जो रिजवान अहमद है, ये लोग 15 साल से शादीशुदा था और फिर जो है रिजवान अहमद इसको सायरा बानो को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देता है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो मैंने बताया जो अभी तलाक बिद्दत के बारे में कि 3 बार इंस्टेंट मतलब तुरंत तलाक बोला और तलाक हो गया। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ईमेल के फॉर्म में हो सकता है, फोन के फॉर्म में हो सकता है। दूसरा होता है निकाह हलाला। अब ये क्या है, निकाह हलाला क्या है भैया? तो निकाह हलाला क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड या वाइफ के बीच में तलाक हो जाता है, तो अगर मान लीजिए दोनों में तलाक हो गया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो गया, मतलब 3 बार तलाक बोला, तलाक हो गया। अब अगर मान लीजिए दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट था वो अगर सॉल्व भी हो जाता है,
तब भी वो दोनों एक साथ में नहीं रह सकते हैं। उसके लिए जो लड़की होगी इसको एक दूसरे मर्द से पहले शादी करना होगा, पहले इससे शादी करना होगा, फिर से जाकर के इसको पहले से शादी करना होगा, फिर इससे डाइवोर्स लेना होगा, तब जाकर के जो इसका जो पति है उसके साथ ये रह सकती है। ये हो गया निकाह हलाला। पॉलीगैमी क्या है कि अगर कोई लड़का एक लड़की से ज्यादा शादी करता है, मतलब कि एक के अलावा 2-3 लड़की से अगर शादी करता है तो वो पॉलीगैमी के अंदर आता है। ठीक है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो है इसके ऊपर इन 3 चीजों को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और पिटिशनर कौन थी? तो सायरा बानो थी। रिस्पोंडेंट में कौन कौन था? तो रिजवान अहमद। उसमें रिस्पोंडेंट में फिर यूनियन ऑफ इंडिया भी था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इन्होंने फिर इसके ऊपर इन तीनों मसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों से अपना विचार मांगा कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये जो मैटर्स है ये हमारा इस्लामिक लॉ शरीयत एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट आया मुद्दा पर कि जो है सारे डिस्कशन, मतलब इन सारे बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इस डिस्कशन पे निकल आया कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है क्या ये एसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम का? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो जब यहां पर इसका बात आया तो इसके ऊपर जो 5 जजेस का बेंच बनाया गया था, 5 जजेस मिलकर के इसको सुन रहे थे, इस सारे केस को। इसके ऊपर उन लोगों का क्या डिसीजन था? तो 2 जज ने कहा कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है वो पार्ट ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ का है, इसके ऊपर यानी शरीयत एक्ट से ये प्रोटेक्टेड है, इसके ऊपर हम लोग कोई लॉ नहीं बनाएंगे। आर्टिकल 25 जो है, जो हम लोग का ह्यूमन राइट्स के अंदर ये प्रोटेक्टेड है कि कोई भी इंसान अपने रिलीजन को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, उसको अपने हिसाब से मैनेज सब कुछ कर सकता है। ठीक है, और जुडिशियरी को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पार्लियामेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए, पार्लियामेंट को इससे रिलेटेड कोई लॉ लेकर के आना चाहिए। लेकिन 3 जज जो थे उन्होंने कहा कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है ये आर्बिट्रेरी इन नेचर है, मतलब मनमाना तौर पे किया जाता है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, और ये जो है वायलेट करता है वुमेन के राइट को। इसीलिए, और एक जज इन्होंने, जो इसमें एक जज थे, उन्होंने इसको अन इस्लामिक भी कहा, ये इस्लाम के खिलाफ है। और सच में ये बाद में ऐड भी किया गया था, एक जज ने इसे अन इस्लामिक भी कहा। और 3 जज और 3:2 के रेशियो में ये केस सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना डिसीजन देती है और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इलीगल करार दे देती है 2016 में। आगे अगर हम लोग लीगल डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो इसमें देखेंगे कि 2017 में क्या हुआ। 2016 में केस आया, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इलीगल करार दिया। लेकिन फिर भी, मतलब उनका वर्डिक्ट आने के बाद भी बार बार इसका रिपीटेड तौर से इसका वायलेशन देखा गया कि लोग नहीं मान रहे थे, फिर भी ऐसा होते ही जा रहा था। तब जो है 2017 में के दिसंबर में लोकसभा जो है ये मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017 लेकर के आती है। लोकसभा में तो ये पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में ये लैप्स कर जाता है, यानी वहां पे पास नहीं करता है। फिर 2018 में जो है कैबिनेट जो है ऑर्डिनेंस पास कर देती है और जुलाई 2019 में जो बिल है लोकसभा में भी पास हो जाता है, राज्यसभा में भी पास हो जाता है और उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल जाता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है कि जैसे कि कोई भी जो सरकार है, अगर मान लीजिए कि वो अभी ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपना बिल पास नहीं करवा पा रही है तो वो एक ऑर्डिनेंस निकालती है। और ऑर्डिनेंस जो होता है वो एक कानून ही होता है, लेकिन वो वैलिड रहता है सिर्फ 6 महीना के लिए। अगर 6 महीना के अंदर, जैसे इसके ऊपर, इस बिल के ऊपर अगर कोई 1 सेकेंड, अगर इस बिल के ऊपर उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला
तो 6 महीना के अंदर उनको लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों हाउसेस है हमारे पार्लियामेंट के, दोनों में से उनको पास कराना रहता है, तभी ये ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा, नहीं तो फिर ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। ये 2019 में मैंने बताया कि ये पास हो गया और इसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी मिल गया। और फाइनली द बिल वाज पास्ड एंड बिकम द एक्ट इन 2019। 2019 में ये बिल पास हो गया। बिल और एक्ट, बिल क्या होता है कि जब तक वो पास नहीं हुआ है, मतलब लोकसभा राज्यसभा में अभी उसको वहां पे लाया गया है, उसके ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है, वोटिंग चल रहा है, वो होता है बिल। लेकिन जैसे ही वो दोनों सभा से, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है। ठीक, तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को जो है वो इलीगल बताया गया, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, या फोन पे बात करते हुए कह दे, ये हो गया इलीगल। हम लोग के देश में जो है मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 का। और जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कि अगर पुलिस के सामने इस तरह का केस आता है तो पुलिस इसके लिए कोई वारंट नहीं खोजेगी, पुलिस आपको कहीं से भी उठा सकती है। और फाइनली देश में ये कानून बन पाया और जो भी मुस्लिम वुमेन है, ये जो लोग हैं जिससे पीड़ित हैं, उनको कुछ राहत मिल पाया। नहीं तो इससे पहले अगर देखा जाए ना, तो बहुत सारा केस आ रहा था, और लेकिन जब से ये केस आया है, मतलब ये जो अभी ये बिल पास हुआ, एक्ट बन गया, उसके बाद से अभी देखेंगे कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अपना फीडबैक आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।